हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्लड ग्रुपिंग दो प्रकार का होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है और आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, ये इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या पढ़ेंगे वो एक एग्जांपल से समझो। जैसे कभी भी आप ब्लड ग्रुप पता करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसमें आपको ब्लड ग्रुप पता चलता है, आपको ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव या फिर ए नेगेटिव या ओ नेगेटिव, इस प्रकार से आपको अपना ब्लड ग्रुप पता चलता है। तो इसमें बेसिकली ए है ना, ये ए का पता या फिर ये बी, ओ, ये सब का पता हमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से होता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से हमें ये पता चलेगा कि ए, बी, ओ ये सब चीजें कहाँ से आई हैं, ठीक है। और आरएच ब्लड ग्रुपिंग से हमें इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव ये फैक्टर का पता हमें आरएच ब्लड ग्रुपिंग से होगा, ठीक है। तो चलो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से स्टार्ट करते हैं। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखना। सबसे पहला, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। देखो, जब हम लोग कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। इस लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है और सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बेसिकली फॉरेन एंटीजन से लड़ने के लिए बनते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, यानी कि ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनते हैं। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए? फॉरेन एंटीजन से। अब ये फॉरेन एंटीजन किसी भी प्रकार के पैथोजेंस में हो सकते हैं। पैथोजन जैसे कि हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सारे एक प्रकार के पैथोजेंस कहलाते हैं जो हमारे शरीर में इंटर करके हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए, इनसे फाइट करने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। अब ये फॉरेन एंटीजन बेसिकली पैथोजेंस भी हो सकते हैं या किसी दूसरे प्रकार के सेल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पैथोजन को ही हम लोग एंटीजन बोलते हैं, किसी दूसरे प्रकार के सेल जो हमारे शरीर का नहीं है उसे भी हम फॉरेन एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीजन क्लियर हो गया होगा। तो इसके अगेंस्ट ही हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। अब देखो, एंटीजन्स दो प्रकार के होते हैं, एक फॉरेन एंटीजन, एक सेल्फ एंटीजन। फॉरेन एंटीजन यानी कि जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर घुस गया है, बाहर से कोई भी दूसरा सेल हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो उस बाहर वाले सेल को हम लोग फॉरेन एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे शरीर में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, यानी कि इस फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज ये फॉरेन एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब सेल्फ एंटीजन क्या होता है? सेल्फ एंटीजन बेसिकली हमारा खुद का एंटीजन। एक होता है कि बाहर से एंटीजन आ गया और एक होता है हमारे शरीर के अंदर भी एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे शरीर के पार्ट है, यानी कि ये एंटीजन्स हमारे शरीर के ही पार्ट होते हैं, इसलिए इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज कभी भी नहीं बनता हमारे शरीर में, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी एंटीबॉडीज इनके अगेंस्ट नहीं बनता हमारे शरीर में, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सेल्फ एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आरबीसी ड्रॉ किए हैं और उसके सरफेस पे आप देख सकते हो इस प्रकार से एंटीजन प्रेजेंट होता है जो हमारा शरीर का खुद का एंटीजन है, ठीक है। ये इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा शरीर कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनाता, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो किस चीज का बना हुआ है? तो याद रखना कि वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। अब ये जो ग्लाइको शब्द है ना, ग्लाइको शब्द कहीं भी शुगर से रिलेटेड होता है, यानी कि ये जो शब्द है ये शुगर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप बोलना कि जो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है वो शुगर और प्रोटीन से बना हुआ है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्लियर है? तो एंटीजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, ये बनते हैं फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ये एंटीजेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फॉरेन एंटीजन, एक सेल्फ एंटीजन। फॉरेन एंटीजन अगर हमारे शरीर में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। सेल्फ एंटीजन हमारे शरीर में खुद ही प्रेजेंट होते हैं, हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और इनके अगेंस्ट हमारा शरीर किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज नहीं बनाता। और ध्यान रखना कि ये एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, यानी कि ये शुगर और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनना कि हमारा ब्लड ग्रुप में जैसे किसी का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसमें ए कहाँ से आया, तो उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड में करने वाले हैं। देखो, किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होता है ये डिसाइड होता है उसके आरबीसी के सरफेस पे किस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट है। ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि ब्लड में प्रेजेंट जो आरबीसी है उसके सरफेस पे किस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट है। जिस प्रकार का एंटीजन
प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे, वैसे ही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए, जैसे समझो किसी इंडिविजुअल का आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। किसी इंडिविजुअल के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। किसी इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के आरबीसी पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हो, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पे किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वैसे ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने भी क्या डिस्कस किया कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर किस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, या फिर वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हो। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है यानी कि उसके सरफेस पे बी एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कंपैटिबिलिटी। ब्लड डोनेशन कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे दो इंसान है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, यानी कि ये इसको ब्लड डोनेट करेगा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसका ध्यान रखना चाहिए ब्लड को डोनेट करने से पहले? सबसे पहला फैक्टर कि दोनों का एंटीजन्स मैच होना चाहिए, यानी कि इसके आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है और इसके आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि अगर इसकी आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसकी भी आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन ही प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों दोनों का एंटीजन सेम होना चाहिए, इसका रीज़न हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी बस इतना समझो कि डोनर और एक्सेप्टर दोनों का एंटीजन मैच होना चाहिए, यानी कि दोनों के आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट जो एंटीजन्स है वो मैच होना चाहिए। क्लियर है? अभी हम पिछले स्लाइड में आपको बताए थे कि ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि उसके सरफेस पे किस प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट है। अगर मान लो इसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है यानी कि इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, तो अभी लिख लेते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, क्योंकि इसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब ये जो डोनर है इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसके भी सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। हम सपोज करके चल रहे हैं, लेट सपोज कर रहे हैं कि इसका एंटीजन इसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है तो इसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बताए कि ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि सरफेस पे किस प्रकार के एंटीजन्स प्रेजेंट है। अब दोनों के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है इसलिए दोनों के ब्लड ग्रुप ए हो गए, ठीक है ना। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप वाले ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब ये एक फैक्टर है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो ब्लड डोनेट करने से पहले चेक किया जाता है, इसमें से एक फैक्टर ये होता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप और इसका ब्लड ग्रुप सेम है तो ये इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट ये डिस्कस करने वाले हैं कि दूसरा ब्लड ग्रुप वाला क्यों इसको नहीं डोनेट कर सकता। लेट सपोज करो इसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, हम लोग सपोज किए कि इसका ब्लड ग्रुप बी है और इसका ब्लड ग्रुप सेम ए ही है। अब इससे क्या होगा, बी वाला ए वाले को क्या ब्लड डोनेट कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और इसका ब्लड ग्रुप बी है यानी कि इसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब हमने अभी डिस्कस किया कि सेम एंटीजन होना चाहिए दोनों के आरबीसी के सरफेस के ऊपर, यानी कि इसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है और इसके सरफेस के ऊपर बी एंटीजन है, तो दोनों का एंटीजन तो मैच नहीं कर रहा ना। और जहां एंटीजन ही मैच नहीं कर रहे हैं वहां पे ब्लड डोनेशन नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ब्लड डोनेशन। अब क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका रीजन समझो। यहाँ पे इसके शरीर पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है बताओ। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसके शरीर पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, और इसके शरीर के ऊपर अगर इसका ब्लड ग्रुप बी कंसिडर करके चले, बी कंसिडर कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, तो इसके सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, इसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब लेट सपोज करो ये दूसरा ब्लड ग्रुप वाला इसको ब्लड डोनेट कर रहा है, उससे क्या होगा, इसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और जब ये इसको ब्लड डोनेट करेगा तो इसके शरीर में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज हमेशा फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। ये ए एंटीजन है, इसके आरबीसी में ए एंटीजन प्रेजेंट है और यहाँ से जो ब्लड आया इसके शरीर में वो बी एंटीजन वाला होगा, यानी कि इसके शरीर में जो ये ब्लड डाला है वो ब्लड में बी एंटीजन्स प्रेजेंट है। तो बी एंटीजन्स तो भैया फॉरेन एंटीजन हो गया ना। अगर इसका ए एंटीजन इसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होता तो इसका शरीर नहीं बनाता एंटीबॉडीज, क्योंकि आइडेंटिफाई करता हाँ ये ए एंटीजन तो मेरे शरीर में प्रेजेंट है, हाँ ठीक है तुम ब्लड डोनेट कर सकते हो। यानी कि ए एंटीजन वाला ए एंटीजन वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि जो एक्सेप्टर है ना, जो ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है उसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है और जो डोनेट किया उसके सरफेस पे भी ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो जब
इसका शरीर आइडेंटिफाई करेगा इसके ब्लड को, तो बोलेगा हाँ हाँ तुम्हारे शरीर में भी ए एंटीजन है तो इट्स ओके, तुम हमको ब्लड डोनेट कर दो, तो इसके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। लेकिन अगर कहीं दूसरा एंटीजन वाला इसके शरीर में ब्लड डाल दिया, यानी कि ये बी एंटीजन वाला इसके शरीर में चला गया, तो इसका शरीर आइडेंटिफाई करेगा कि ये फॉरेन एंटीजन है, ये फॉरेन एंटीजन है, ये आइडेंटिफाई कर लेगा और इसका शरीर में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही एंटीबॉडीज बनने लगेंगे इसके अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडीज इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि जो बी एंटीजन वाले आरबीसीज है वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब तुम ही बताओ क्या ये इसको ब्लड डोनेट कर सकता है? अगर ये इससे ब्लड ले भी लेता है ना, तो इसके शरीर में जाने के बाद इसका ब्लड का जितना भी आरबीसी है वो सारे इसके शरीर में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आरबीसी ही सारा का सारा डिस्ट्रॉय जब हो जाएगा तो क्या फ़ायदा ब्लड डोनेशन से? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वैसे। तो इसीलिए बोला जाता है कि ए एंटीजन वाला हमेशा ए एंटीजन वाले से ही ब्लड ले सकता है, क्योंकि तभी उसी केस में ही इसका शरीर एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा। यानी कि ब्लड डोनेशन का सारा खेल एंटीजन एंटीबॉडीज़ का है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, सारा खेल एंटीजन एंटीबॉडीज़ का है। इसका एंटीजन और इसका एंटीजन मैच होना चाहिए। कंक्लूजन हमने यही निकाला कि दोनों का एंटीजन मैच होना चाहिए। अगर दोनों का एंटीजन नहीं मैच होता है ना, तो इस एक्सेप्टर के शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो एक्सेप्टर है इसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि लेट्स सपोज करो इसका ब्लड ग्रुप ए है और जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके आरबीसी के सरफेस पे किसी भी प्रकार का एंटीजेंस प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है ना, अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट पिछले वाले स्लाइड में। और जो ब्लड ग्रुप ए है इसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो अब बताओ, हम यहाँ पे आरबीसी इस केस का ड्रॉ कर देते हैं। इसके शरीर पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब बताओ, अगर ऐसा वाला आरबीसी वाला ब्लड इसके शरीर के अंदर जाएगा तो क्या इसका शरीर इसके ब्लड को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो, अब इसके शरीर में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। हमने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज कब बनते हैं? जब फॉरेन एंटीजन किसी के शरीर में घुसता है, यानी कि जो एक्सेप्टर है उसके शरीर में अगर फॉरेन एंटीजन आते हैं, अगर दूसरे एंटीजन्स आते हैं, तब इसके शरीर में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होता है। एंटीबॉडीज तब बनता है जब फॉरेन एंटीजन इंटर करता है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का एंटीजन आरबीसी के सरफेस के ऊपर नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए ये इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। क्लियर है? यानी कि हमें ये पता चला कि जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं वो ब्लड ले सकते हैं ए से और ओ से। अब यहाँ पे हम एक चार्ट बना रहे हैं, ये है तुम्हारा एक्सेप्टर और ये इधर साइड हम लिखेंगे डोनर। देखो, एक्सेप्टर का लेट्स सपोज करो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ये किस ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल से ब्लड ले सकता है? बताओ, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अभी हम आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया उसका रीज़न। लेट्स सपोज करो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो वो किसे ले सकता है? अपने बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, अब जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। अगर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप वाला आता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या ए ब्लड ग्रुप वाला इसको ब्लड डोनेट कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि देखो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ये आरबीसी है और एक ये। अब इसके शरीर में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। लेट्स सपोज करो ये ए एंटीजन है और ये बी एंटीजन है। अब ये जो डोनर है इसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या ये इसको डोनेट कर सकता है? इसका शरीर तो एंटीबॉडीज कब बनाएगा? जब फॉरेन एंटीजन आइडेंटिफाई करेगा। अब देखो, इसके शरीर में ऑलरेडी ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो जो फॉरेन एंटीजन आ रहा है वो ए ही एंटीजन है जो इसके शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस केस में इसका शरीर एंटीबॉडीज नहीं बनाता, ठीक है ना। यानी कि इसके शरीर में अगर ए एंटीजन वाला आरबीसी भी चला जाए तो इसके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सोचेगा कि ये तो मेरा ही एंटीजन है यार। अगर बी एंटीजन वाला भी अगर इसको डोनेट कर दिया तब भी इसका शरीर एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि जो ए बी एंटीजन वाले इंडिविजुअल होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो ए से भी ब्लड ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी वाले से भी ले सकते हैं और ओ वाले से भी ले सकते हैं। यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ए से भी ब्लड ले सकते हैं, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी।
और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं। यानी कि इसके शरीर में सबके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसका शरीर में अगर ए वाला भी डोनेट करने आया तब पर भी इसका शरीर में एंटीबॉडीज बनेगा, क्योंकि इसका बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो फॉरेन एंटीजन है। बी वाला आया तब पर भी वैसा ही होगा, ठीक है ना, और ए बी वाला आया तब पर भी वैसा होगा। यानी कि ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है। क्लियर है? आई होप ब्लड डोनेशन कंपैटिबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, दैट इज आरएच ब्लड ग्रुपिंग। देखो, आरएच ब्लड ग्रुपिंग में आरएच का फुल फॉर्म होता है आरएच फैक्टर, ठीक है। अब ये आरएच फैक्टर क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार के सरफेस एंटीजेंस ही होते हैं जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपने देखा ए एंटीजेंस, बी एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार से आरएच फैक्टर भी एक प्रकार के सरफेस एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आरएच फैक्टर है, ठीक है। तो आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर एक प्रकार का सरफेस एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो आरएच फैक्टर है ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था रीहेसिस मंकी में। एक मंकी का स्पीसीज होता है रीहेसिस मंकी, इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, इसीलिए इसका नाम आरएच फैक्टर है, क्योंकि रीहेसिस में आरएच आ रहा है और यहीं से लिया गया है आरएच, ठीक है। तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग में जो आरएच है उसे हम लोग रीहेसिस फैक्टर बोलते हैं, इसलिए ऐसा नाम रखा गया क्योंकि ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था रीहेसिस मंकी में, और ये एक प्रकार के सरफेस एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, आरएच फैक्टर किसी भी इंडिविजुअल में हो भी सकते, नहीं भी, यानी कि आरबीसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आरबीसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे, उस इंडिविजुअल को बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, और जिसके सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे वो होंगे आरएच नेगेटिव। अब देखो, आरएच पॉजिटिव वाले 80% पॉपुलेशन होते हैं, यानी कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो 80% पॉपुलेशन में ये आरएच फैक्टर वाला एंटीजन प्रेजेंट होगा, और 20% इंडिविजुअल्स में ये आरएच फैक्टर वाला सरफेस एंटीजन एब्सेंट होगा, ठीक है ना। तो आरएच फैक्टर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, 80% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और 20% पॉपुलेशन में एब्सेंट है, ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ आप बनाने सीख गए ना तो आपको पूरा ब्लड ग्रुपिंग क्लियर हो जाएगा। देखो, ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव कोई इंडिविजुअल है यानी कि उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन तो कंफर्म प्रेजेंट होगा, और पॉजिटिव होने की वजह से ये आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट होगा, यानी कि इसके सरफेस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये ए एंटीजन है और ये आरएच फैक्टर है, ठीक है। अगर कोई ए नेगेटिव है यानी कि उसमें उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन उसमें आरएच एब्सेंट है, ठीक है। ये एब्सेंट और प्रेजेंट कि कैसे आया, इस आरएच के प्रेजेंट और एब्सेंस से हम लोग बताते हैं कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ब्लड ग्रुपिंग में ए बी का पता हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से किए, जो हम लोग पहले डिस्कस किए, और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चला, इस आरएच ब्लड ग्रुपिंग से पता चला। तो नेगेटिव है यानी कि इसमें आरएच फैक्टर एब्सेंट है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ से आप इसको खुद से भी कर सकते हो। बी पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है और साथ में आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे बी नेगेटिव है यानी कि यहाँ पे बी एंटीजन तो प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से आरएच फैक्टर एब्सेंट है। ए बी पॉजिटिव यानी कि इसके सरफेस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है और पॉजिटिव होने की वजह से आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है। ए बी नेगेटिव, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से आरएच फैक्टर एब्सेंट है। ओ पॉजिटिव, ओ में तो हमें पता है कि ना ए एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ना बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और ये पॉजिटिव बता रहा है कि इसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। और ओ नेगेटिव में भैया ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन ना ही आरएच फैक्टर है, तो इसमें किसी भी प्रकार के सरफेस एंटीजन आप नहीं दिखाओगे, ठीक है। अब देखो, इतने सारे अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। अब तुम ही बताओ कि इसमें से आप कौन से ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल को आप बोलोगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर? बताओ, किसको आप बोल सकते हो, कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को आप बोल सकते हो कि वो किसी दूसरे से ब्लड ले सकता है? बताओ, क्या बी को बोल सकते हो? बी तो ए से ही नहीं ले सकता ब्लड, बी ना तो ए बी से ले सकता है, ए ना तो बी से ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब होता है कि जो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप से ले सकता है ब्लड, यानी कि जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल से ब्लड ले सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब बताओ, क्या ओ हो सकता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर?
ओ तो ए से भी नहीं ले सकता, बी से भी नहीं ले सकता और ए बी से भी नहीं ले सकता, यानी कि ओ किसी भी ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता। अब कौन ले सकता नहीं ले सकता वो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो उससे आप लिंक करके इसको बना सकते हो। अब देखो ए बी को बताओ, ए बी वाले को बताओ, क्या ए बी वाले ए से ले सकते हैं? ऑब्वियसली पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, इसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है और इसके भी सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये इसको ले सकते हैं, यानी कि ए बी वाले ए को ले सकते हैं, बी वाले भी इसको ले सकते हैं, यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाले भी ए बी को दे सकते हैं। तो ये ऐसे ब्लड ग्रुप है जो इससे भी ब्लड ले सकते हैं, इससे भी ब्लड ले सकते हैं और इससे भी ब्लड ले सकते हैं, ये सबसे ब्लड ले सकते हैं, इसीलिए इसको ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। क्लियर है चीज? अब देखो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में अगर आपको पूछे कि क्या ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाएंगे या ए बी नेगेटिव कहलाएंगे, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अब तुम देखो ये ए बी नेगेटिव में आर एच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, और आज आर एच फैक्टर है क्या भैया? एक सरफेस एंटीजन है, यानी कि क्या तुम ये सोचो कि अगर ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेट सपोज करो हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बना रहे हैं, क्या ये इसको ब्लड डोनेट कर सकता है? इसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट है और इसमें आर एच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है। अगर ये इसको ब्लड डोनेट करेगा ना तो इसके सरफेस में एंटीबॉडीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे इस आर एच के अगेंस्ट, यानी कि इसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं बोल सकते। क्या इसको बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। इसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो ये किसी भी आर एच वाले से भी ब्लड ले सकता है और किसी आर एच नहीं वाले से भी ब्लड ले सकता है। तो जो आर एच पॉजिटिव वाले हैं वो इनसे भी ब्लड ले सकते हैं, लेकिन ये इनसे तो ब्लड नहीं ले सकता ना, क्योंकि इसके शरीर में आर एच वाले फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका शरीर क्या करेगा? एंटीबॉडीज बना लेगा आर एच के अगेंस्ट। तो इसीलिए हम लोग ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर का। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है? अब यहाँ से देख के खुद सोचो, क्या ये यूनिवर्सल डोनर बन सकता है? ये किसी को भी ब्लड दे सकता है? ये तो इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। क्या ये यूनिवर्सल डोनर बन सकता है? ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है? बताओ, ये इसको ही नहीं डोनेट कर सकता है तो क्या यूनिवर्सल डोनर बनेगा? तो क्या यूनिवर्सल डोनर बनेगा? क्या ये इसको ब्लड डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है। क्या ये इसको कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्यों? अभी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बताओ कि ओ वाले डोनेट कर सकते हैं कि इनको। देखो, ओ वाले में किसी भी प्रकार का सरफेस एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो सरफेस एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से, किसी भी प्रकार के सरफेस एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है किसी भी प्रकार का। तो जिसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा उसके शरीर में एंटीबॉडीज तो अगेंस्ट बनेंगे ही नहीं ना, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें बताओ, प्लस वाले या नेगेटिव वाले किसको बोल सकते हैं आप यूनिवर्सल डोनर? आप अगर जिसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, अगर इसको आप बोलते हो यूनिवर्सल डोनर, और आप लेट सपोज करो ये इसको डोनेट कर रहा है ब्लड, बी नेगेटिव वाला को डोनेट कर रहा है, तो जब ये इसको डोनेट करेगा ना तो ए बी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा आर एच का, क्योंकि यहाँ पे आर एच प्रेजेंट और यहाँ पे आर एच एब्सेंट है। तो अगर ये इसको डोनेट करेगा ब्लड तो इसके शरीर में आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा ब्लड ग्रुप वाला को डोनर मानना चाहिए जिसमें आर एच प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसमें आर एच प्रेजेंट नहीं है, देखो अब इसमें आर एच प्रेजेंट नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप वाले किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।